नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। बचपन से मेरी लालसा थी कि किसी वैज्ञानिक से मिलूं, देखूं और करीब से पहचान सकूं, जान सकूं। टीवी में अक्सर मैंने देखा था कि किस तरह से जो वैज्ञानिक होते हैं, अमूमन साइंटिस्ट होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं। हमने अब्दुल कलाम को देखे हैं, लोगों को देखे हैं, लेकिन कभी रूबरू होने का मौका नहीं मिला। आखिर वजह की लोग लंबे बाल रखते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद हैं जो स्वीडन में वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल से हैं और भारत की उस मिट्टी से हैं जिस मिट्टी का कर्ज अभी भी ये अदा कर रहे हैं। इनके वेशभूषा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति, संस्कार और इस मिट्टी की खुशबू किस तरह से इनके चेहरे और इनके रंग, इनके वस्त्र सबसे आ रहे हैं और इनके हाव भाव से आ रहे हैं। आखिर क्या वजह था कि इन्होंने स्वीडन में प्रोफेसर और वैज्ञानिक की नौकरी करते हुए, वैज्ञानिक का काम करते हुए ये अपने भारत का रुख कर रहे हैं और क्या क्या खास कर रहे हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रविकांत पाठक जी, इनका स्वागत करते हैं। एक वैज्ञानिक है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, आपकी इजाजत हो तो मैं आपको टच करके देख लूं, क्योंकि मैं पहली बार मिला हूं और विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में मेरे साथ आप बैठे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि आप अपना परिचय खुद अपने उससे दें तो बेहतर रहेगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत पाठक है। मैं एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज और एटमॉस्फेरिक साइंसेस का प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग स्वीडन में। मूलतः भारत के बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरा बचपन वहीं बीता और उसके बाद मैंने इंडियन पब्लिक स्कूल, दिल्ली कॉलेज इंदौर से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे से शिक्षा प्राप्त की। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पीएचडी की। तदुपरांत कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी यूएसए से पोस्ट डॉक किया, एज ए साइंटिस्ट काम किया। उसके उपरांत भारत के गांव में आकर भारत उदय, द राइज ऑफ इंडिया का एक मिशन, एक मूवमेंट खड़ा किया, एक विज़न कि हमारा भारत कभी एक सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्वगुरु कहलाता था, आज बद से बदतर हालात में क्यों है और उसे कैसे पुनः सोने की चिड़िया, विश्वगुरु बनाया जा सकता है। इसी मूवमेंट, इसी विज़न के लिए भारत के गांव में हम लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग, गुरुकुल परंपरा के विद्यालय और गौशालाओं के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और ऐसे विजन और मिशन का कार्य हिंदुस्तान के हर गांव में खड़ा करना है। सर, बुंदेलखंड से स्वीडन की यात्रा, मतलब भरोसा नहीं होता, कैसे, किस प्रकार शुरू हुई? चूंकि आप एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं और जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेट स्कूल तक पहुंच जाए। अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में जाने की हैसियत नहीं होती, जाने का ऑरा नहीं मिलता उन्हें, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, और आप स्वीडन तक का सफर किए। इसके पीछे लगन है, कड़ी मेहनत है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है और एक संकल्प शक्ति भी है। वो संकल्प शक्ति की हमें, जो हम जिस मिट्टी से हम पले बढ़े, उसका कर्ज हमें वापस लौटाना है। कर्ज तो हम तभी वापस लौटा पाएंगे जब हम स्वयं सामर्थ्यशाली हैं, स्वयं इतनी ताकत रखते हैं कि हम उसको अदा कर पाएँ। तो ये जो यात्रा रही, वो संकल्प की यात्रा। मेरा कहने का मतलब है कि फंडिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि चूंकि आप उस समय, जब बचपन में आप होंगे, जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्या आप सक्षम थे कि वैसे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल, वहाँ कैसे गए? क्या सरकारी वजीफा मिला, सरकारी स्कॉलरशिप मिल रहा था? भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, उसने नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के तहत भारत से हर वर्ष 500 बच्चे चुने जाते थे जो ग्रामीण बैकग्राउंड के होते थे। उनको इंडिया के इंडियन पब्लिक स्कूल, जो टॉप रेजिडेंशियल स्कूल हैं, उनमें एडमिशन दिया जाता था। उसमें उसकी परीक्षा एकदम यूपीएससी की तरह होती है। प्रिलिमिनरी होते थे, मेंस होते थे, इंटरव्यू होते थे। तो कक्षा 7 में मैंने वो परीक्षा पास की थी और मुझे उसके तहत बॉयज़ टाउन पब्लिक स्कूल नासिक और फिर उसके उपरांत दिल्ली कॉलेज में एडमिशन मिला और मैंने वहाँ कक्षा 7 से 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट की। सर, आप जो बचपन में थे, क्या कुछ सोच रहे थे? क्या आप साइंटिस्ट बनना ही चाह रहे थे या फिर उस वक्त दिमाग में कुछ और था? वास्तव में मुझे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। तो
मैं वैज्ञानिक बनना एक ऑप्शन था, लेकिन मैं यूपीएससी में भी जाना चाहता था। ये दो विकल्प मेरे दिमाग में बचपन से थे। परंतु जो उनके सबसे पीछे जो प्रेरणा थी वो भगत सिंह की थी। भगत सिंह का चरित्र ने जीवन को बहुत अंतरात्मा से झकझोरा। कक्षा 4 में जब हम ये उनके फांसी के फंदे पर छूटने वाला जो चैप्टर पढ़ते थे कि उन्होंने किस तरह भारत माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसने वो पढ़ने के बाद हमारे आंखों में सिर्फ आंसू आते थे और लगता था कि एक दिन हम जरूर अपनी भारत माँ के इतने काबिल लाल बन सकें कि उसको कुछ अर्पण कर सकें। और वही एक प्रेरणा थी कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें शिक्षा में अच्छा करना पड़ेगा, और उसी ने प्रेरणा दी। आपने जो सपना देखा वैज्ञानिक या फिर यूपीएससी, तो आप वैज्ञानिक बन गए, एक साइंटिस्ट बन गए। अब फिर साइंटिस्ट बनने के बाद आप बेहतर जिंदगी जी रहे थे, विदेशों में हैं। सब लोग, मुझे लगता है कि आज प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो छात्र हो या फिर कामकाजी व्यक्ति, सब ये सोचते हैं कि विदेशों में सेटल होना, वहाँ रहना सब कुछ, और आप वहाँ ऑलरेडी सेटल हैं, फिर आप गाँव की तरफ आ रहे हैं। वास्तव में ये कहानी 2003 से शुरू होती है, जब मैं अपनी पीएचडी थीसिस लिख रहा था जी। उसी दौरान मुझे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी यूएसए से ऑफर आया एज अ साइंटिस्ट, एज पोस्ट डॉक। और फिर बहुत क्लियर था जीवन में कि मेरा भविष्य स्वर्णिम है, एकदम रास्ता साफ है, अमेरिका में जाकर पूरी ज़िंदगी विलासिता से बिताई जा सकती है। परंतु जो वही पुराने ख्याल आते थे कि हम प्रतिज्ञा करते थे अपनी मिट्टी से कि जिस तरह भगत सिंह ने अपना जीवन देश के लिए दिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन भारतीय संग्राम में दिया, हम अपने वतन के लिए क्या कर पाएंगे? अगर वही जीवन जीना है तो निश्चित ही बहुत आसान था, लेकिन जो कठिन था वो निर्णय लेना कि यूएस से वापस अपने गांव लौट करके ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम शुरू किया हम लोगों ने ज़मीन पर, इसको उतारना बहुत कठिन था। लेकिन वो तब संभव हो पाया जब हमने स्वयं एक तपस्या का मार्ग अपनाया, अपने पर आत्मनियंत्रण जीवन शैली अपनाई और आगे जाकर के उसको कार्यान्वित किया ज़मीन पर जाकर, तो वो बहुत आवश्यक है। अभी आप बुंदेलखंड पुनः वहीं पहुंच गए हैं जहां आपने बचपन गुजारे हैं जी। क्या क्या किस किस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, और क्या कुछ हुआ है, और क्या फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, और किस तरह कर रहे हैं उनसे? लौटने के बाद जो हमने काम शुरू किए, अब 2003 में लौटे, 2007 में लौटे। 7 जी। 2003 में यूएस गए, वहाँ से ऑफर आया, 2004 में वहाँ ज्वाइन किया, और 2004 से 2007 तक का सफ़र जो अमेरिका में रहा वो बहुत ही जुनून का था। उस समय मैं पूर्णतः तपस्या में चला गया। 365 दिन में 200 दिन की फास्टिंग की, व्रत रखा, अपने आप पे संपूर्ण नियंत्रण पाया कि कोई भय ना रहे कि लौट करके हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इतना जब जोश आ गया तब हमने वहाँ से निर्णय लिया कि हम अपने गांव वापस लौटेंगे, और जो बंजर ज़मीन है उसमें हमने अपना ध्वज गाड़ा और वहाँ से। तो अभी कितनी एकड़ की ज़मीन है और क्या क्या उसमें कर रहे हैं आप? ऑर्गेनिक बता रहे थे आप शायद। हाँ, तो ये जो जब हम यूएस में थे तो उस समय पूरा खाका तैयार किया गया, और वो खाका की काफ़ी प्रेरणा गांधी जी के साउथ अफ्रीका का जो उनका मूवमेंट था वहाँ से निकली कि वो कैसे गरीब असहाय लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया, वहाँ पर लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाई और उन लोगों ने मूवमेंट खड़ा किया। वास्तव में हिंदुस्तान में चुनौतियाँ उसी प्रकार की हैं कि एक अकेला निरीह आदमी क्या कर सकता है, तो उसके अंदर संकल्प शक्ति और तपस्या का बल नहीं होगा तो कुछ नहीं होता। जब यूएस में ये दोनों हमारे नियंत्रण में थे, कंट्रोल में थे, कोई भय नहीं था, तो हम लौटे और हमने एग्जैक्टली वही काम किया कि बंजर भूमि पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उस पहले एक्सपेरिमेंट में हमने मौसमी, आंवला, गुआवा, अमरूद और सागौन, टीक, बहुत सारे और वृक्ष लगाए। हजारों पेड़ एक वर्ष में खड़े कर दिए। वो बंजर भूमि जहाँ फलदार वृक्ष होते ही नहीं थे, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे परिवार ने कंधे से कंधा लगाकर साथ दिया, खासकर
मेरी माँ ने पूरा जिम्मा संभाला कि हम उसकी रक्षा करेंगे, काम करेंगे। वो जो 30 एकड़ का काम था शुरुआती 5-6 साल में, वो तुरंत खड़ा हो गया। इसके बाद हमने एक 60 एकड़ में गुरुकुल की स्थापना की। वो भी बीहड़ का इलाका था, कुछ पैदा नहीं होता था, ऊबड़ खाबड़, जैसे हम पेंडेड क्वीन देखते हैं उसमें जो बीहड़ देखते हैं, उसी तरह का इलाका है ये। गरीबी है, किसान संघर्ष में है, आपदा में है। तो उनको एक नई राह देने के लिए, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। वो गुरुकुल जो मात्र डिग्री पे काम नहीं करेगा, हमने ऐसे गुरुकुल खड़े किए जो बच्चों में चरित्र निर्माण पे फोकस करते हैं, उनके सर्वांगीण विकास, जहाँ योगा है, स्किल डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, गौशालाएं हैं। बच्चा जब वहाँ पढ़ के निकलेगा तो उसमें इतना सामर्थ्य होगा कि पुनः एक वैभवशाली और सामर्थ्यशाली समाज और भारत का निर्माण कर सकता। बिल्कुल। आपके जो सहपाठी हैं, जो लोग पढ़े थे, साथ में रहे थे, उन लोगों का योगदान किस तरह से, जब आप गांव में लौट कर गए तो वे लोग क्या कहते हैं आपको देखकर? काफ़ी लोग शुरू में, मुझे अभी भी याद है 2007 में जब मैं आया तो मेरे 2 अच्छे क्लासमेट जो जिन्हें लंगोटिया यार कहते हैं, वो एक दिन मिलने आए। मैं उस बीहड़ के टीलों पे खड़ा हुआ था, तो उनकी सलाह शुरू में ये थी कि रविकांत, तुमको अमेरिका से वापस नहीं आना चाहिए था, और ये जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं है। हम लोग तो यहीं बचपन से यहीं से सब देख रहे हैं। परंतु मैंने उनको कहा कि आप चिंता ना करें, थोड़ा विश्वास रखें, धैर्य रखें। निश्चित ही आज अगर आप उनको इंटरव्यू करेंगे तो आपको वो सच बताएंगे। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछा कि अमूमन जब हम लोग कहीं जाते हैं और इस तरह का कोई बड़ा व्यक्ति इस तरह प्रोजेक्ट में लगता है तो लोग कहते हैं कि मेंटली चैलेंज हो गया है, पागल हो गया है। जी बिल्कुल। और ये चैलेंज घर से शुरू होता है। आपकी पत्नी, आपके माता पिता इसको स्वीकार करने के लिए, आपके सास ससुर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सपने होते हैं। हाँ। और सपने पर जब सपनों पर कुठाराघात होता है, हाँ। तो फिर निश्चित तौर पे वो एक ही रास्ता बचता है कि नहीं, ही इज मैड। एब्सोल्युटली। और 2007 में हमने वो सारा झेला है। सारे लोगों का व्यंग भी तो झेला है। वो ये जो यात्रा है माँ भारती के चरणों की, वो इतनी आसान नहीं है। इसीलिए 2003 में जब सोचा कि रास्ता कहाँ से निकलेगा, कि भगत सिंह और आज़ाद की कहानी प्रेरित तो करती थी, लेकिन रास्ता नहीं दिखाती थी कहाँ से निकलेगा। रास्ता निकल के आता है गांधी का जो सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में, कि एक एडवोकेट जाता है, उसके साथ जाती होती है, वो कैसे कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करता है, बिना किसी रिसोर्स, बिना किसी पैसे के धीरे धीरे लोगों को जोड़ता है, एक मूवमेंट खड़ा होता है साउथ अफ्रीका में। उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म बनाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की और अपने आप को जीवित जिंदा रखा। वो मोड से नए हिंदुस्तान की कल्पना जब निकलती है तो वो मुझे बुंदेलखंड के इस बीहड़ में ले जाती है कि अगर हम शुरुआती दौर में, जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम इन बीहड़ों को खड़े होकर के एक ऐसा मॉडल खड़ा करें हिंदुस्तान में, तो फिर भारत की और जगह और गांव ज़्यादा फर्टाइल हैं, ज़्यादा पानी है, ज़्यादा समृद्धि है। और अगर सरकार को ये समझ में आता है कि ये मॉडल है जो कारगर हो सकता है, तो हिंदुस्तान तो वर्षों में देखते देखते सस्टेनेबल इंडिया खड़ा हो जाएगा। 14 साल हो गए आपको इस कार्य में करते हुए, 2007 से 2021 है। सरकार का किस तरह से साथ मिला है, और क्या आपने कोई अपनी प्लानिंग या कोई मॉडल आपने बनाया है जो गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्कशन हुई है कि पूरे देश में गाँवों को इस तरह बनाएंगे, ऐसे करेंगे? डिस्कशन विभिन्न स्तर पे हुई है, लेकिन वो जमीन पर उतरती तस्वीर मुझे अभी भी नजर नहीं आई। आउटकम इज जीरो। आउटकम इज जीरो। उसका कारण ये है कि सरकार इतनी व्यस्त है, सरकार के पास अपने आप खुद के एजेंडे हैं, और उनके जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसका अपना एक सोच है, वो पॉलिसीज बनाते हैं। तो फिर ऐसे हालात में होगा क्या? हालात में ये होगा कि अगर जो टॉप लीडरशिप है किसी गवर्नमेंट की, वो टॉप लीडरशिप इस विजन को आत्मसात कर पाती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो हम काम तो आरएसएस का ही कर रहे हैं, काम तो हम गाय पे कर रहे हैं, गुरुकुलों पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कर रहे हैं, मानवता पे कर रहे हैं। हाँ, मानवता कार्य तो मानवता पे कर रहे हैं। और लेकिन ये निकल के उस सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बीच में इतने लेयर्स बने पड़े हैं कि नहीं, मेरा सर पाठक जी, मेरा सवाल यह है कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी
जो मतलब कहें कि करोड़ों में एक दो लोग सोचते हैं, वैसी ज़िंदगी छोड़कर आप फिर उसी मिट्टी में आए हैं, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, आप अपने स्तर पे सब कुछ कर रहे हैं। क्या लोगों को क्या संदेश देंगे कि उनको ऐसी स्थिति में क्या सरकार पे ही निर्भर रहना चाहिए या फिर अपने से कुछ करना चाहिए? क्योंकि आपने भी जब शुरुआत की तो कई व्यंग्य झेले, कई परेशानियों को झेला, 14 साल करीब हो गया, लेकिन आज आपने एक मॉडल खड़ा कर दिया जिसको लोग देखकर आत्मसात करते होंगे और उन्हें लगता होगा कि एक मिसाल है। तो इस मिसाल को लोगों तक पहुंचाना विदाउट गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस लिए, उसको कैसे करें? उसके लिए कोई रोड मैप है? निश्चित ही रोड मैप है। जो मानव के जीवन में एक ही कमी रह गई है कि उसके अंदर अपने कर्तव्य बोध का ह्रास हो गया है, वो गायब हो गया है। और जब चूंकि कर्तव्य बोध चला गया, भाई हमारे भारतीय समाज कभी किसी सरकार या किसी राजा पे निर्भर कभी नहीं रही है ना। तो वो जो जनमानस है, वो जो कर्तव्य बोध है, जो हमारी रामायण काल महाभारत काल का जो कर्तव्य बोध है वो आएगा। उसकी हम एक यात्रा निकालेंगे बुंदेलखंड से, और उस यात्रा में हम जन समूह तक पहुंचेंगे, उसको बोध कराएंगे गाय क्यों इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, गुरुकुल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बच्चों में चरित्र निर्माण क्यों आवश्यक है। नई पीढ़ी जो व्यसन में, शराब में, गुटखा में, तंबाकू में, अन्य तरह के एडिक्शन में है, उसको सही दिशा इन्हीं गुरुकुलों से मिल सकती है। आम विद्यालयों में जीवन को सुख और खुशहाल बनाने के जीवन मूल्य खत्म हो चुके हैं। ये जो हमारा मॉडल है वो सिर्फ कोई एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में विकास का मॉडल नहीं है, ये समग्र मानव निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण का मॉडल है। और ये मॉडल तभी संभव होगा जब लोग उन नैतिक मूल्यों पे काम करेंगे। नैतिक मूल्य उनका बहुत अच्छा उदाहरण महाभारत में फिर से नैतिक मूल्य पर तब काम करेंगे जब उनको जानकारी हो, सही तरीके से जागरूक किया जाए। आपने यात्रा की बात की, क्या इसको लेकर कब तक की प्लानिंग है? और गुरुकुल की बात आपने की, तो पूरे देश में ऐसे खोलने की प्लानिंग है? निश्चित ही ये जो मॉडल है वो 4 या 5 या 10 गाँव तक काम कारगर होगा। उससे ज़्यादा भारत की जो जनसंख्या है उसमें कारगर नहीं है, उतने लोगों के, उतने फार्मर्स को। लेकिन इस जो हमारा भारत उदय है, द राइज ऑफ ग्रेट नेशन, द राइज ऑफ इंडिया, भाई एक चाणक्य के समय पर वो हिंदुस्तान खड़ा था, तो वो हिंदुस्तान अब क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? उसका पूरा खाका है, उसका पूरा विजन है, उसका मिशन है। इसीलिए हर 10 गांव के बीच में हमें ऐसे केंद्र बनाने हैं, वो केंद्र जो स्वयं सामर्थ्यशाली हैं, उनको बाहर से कोई बहुत फंडिंग की जरूरत नहीं है। एक सवाल और है सर, आप अभी भी कार्यरत हैं जी, ऐसे में समय कैसे आप निकाल कर साल में कितनी बार आएंगे, कैसे करेंगे? क्या आपने इसको लेकर कुछ लोगों को जो आपका प्रतिनिधित्व करें, ऐसे लोगों को जोड़ा है आपने, या उसको कुछ प्लानिंग है? क्योंकि आप तो हमेशा आएंगे जाएंगे, साल में ऐसा तो है नहीं कि आप 2 महीने पे आ जाएं, 1 महीने पे आ जाएं। निश्चित ही ये यात्रा एक व्यक्ति ने शुरू की, लेकिन एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये यात्रा सारे समाज की है। तो नई पीढ़ी के हमारे पास लीडरशिप है, कैडर डेवलपमेंट है, और उस पर काम चल रहा है। तो ये जो केंद्र बनाए हैं उनमें उनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे काम किया जाता है, कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है। एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और हमारे देश विदेश सब जगह नेटवर्क भी है लोगों का। और हम आपके माध्यम से भी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जिनके अंदर अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए कुछ भी करने का जज्बा है, वो ज़रूर हमसे जुड़ें, और हम मिल कर के कंधे से कंधा लगाकर माँ भारती के लिए काम करें। बिल्कुल। आपके सामने आप एक बार और गौर से, मैं तो आपसे अपील करूंगा कि एक बार गौर से इन्हें देख लीजिए। अगर आपके पास भी कोई बहाने हैं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपके सामने एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि एक गरीब परिवार से निकलकर अच्छी पढ़ाई लिखाई की, अपने सपने, अमूमन जो हम सपना देखते हैं वो साकार नहीं होता, लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने सपने को साकार किया और पुनः अपने सहपाठियों का कर्ज अदा करने के लिए, अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए ऐशो आराम की जिंदगी, विलासितापूर्ण जिंदगी को तौबा कर पुनः अपनी धरती पर और यहाँ कर रहे हैं। साथ ही उन लोगों के लिए, वे किसान, वे लोग जो बंजर भूमि का हवाला देते हैं, सुविधाओं के अभाव का हवाला देते हैं और कुछ नहीं करते, उनके लिए भी एक मिसाल है कि जो योजना, जो मॉडल इन्होंने बताया है, एक बिहार में इन्होंने एक बाग लगा दिया, गुरुकुल खोल दिए और उसको
चमका दिया, चकाचौंध से परिपूर्ण कर दिया, तो निश्चित तौर पे आपको भी इस वीडियो से सीखने की ज़रूरत है और अपने अंदर जागृति लाने की ज़रूरत है, ताकि आप भी इनसे जुड़कर या इस वीडियो को देखकर आप भी अपना एक नया काम, अपना मुकाम, अपने सपने को साकार कर सके। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।